हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएस मेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए जो पेपर 3 है दोस्तों, उसके यूनिट 2 जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डील करती है दोस्तों और मैनेजमेंट से डील करती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए जो है दोस्तों हम 2013, 2016 और 2018 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि यहाँ पे जो इन पेपर का एनालिसिस होगा वो जो आरएएस के सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा। और दोस्तों इससे आपको समझ में आएगा कि आरपीएससी जब आरएएस का पेपर बनाती है तो किस तरीके से जो है पेपर में सिलेक्शन की जाती है, किस एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो अभी शुरू करते हैं। और वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले मैं अपने बारे में बेसिक बातें हैं जो मेरे बारे में हैं। तो दोस्तों ये मेरी प्रीवियस जॉब प्रोफाइल्स हैं और इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम से लिखे हुए हैं जिनमें से आरएस और यूपीएससी पे मेरा मेन फोकस था। तो यूपीएससी के काफ़ी अटेम्प्ट दिए हुए हैं मैंने। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने अब तक जो है हमारी जो सीरीज़ चल रही है अभी आरएएस मेंस एग्ज़ाम 2021 की, उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में देखा, हमको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें देखी। तो ये हिस्ट्री पे डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। पेपर 1 पेपर 2 पूरा कंप्लीट हो गया है और पेपर 3 में भी जो पार्ट 1 है, जो यूनिट 1 है कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, यूनिट 1 में जो इंडियन पॉलिटी और दोस्तों गवर्नेंस के बारे में और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसका भी डिस्कशन हो चुका है। अब दोस्तों आज की वीडियो में हम जो है दोस्तों हमारा कंसर्न होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों अब आपको क्या करना चाहिए तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास में जो है, अब चूंकि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे आपके सामने एक सिचुएशन बनी हुई है कि भाई आपको कौन से नोट्स यूज़ करने चाहिए, प्रीफर करने चाहिए। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, या तो आपके पास में एक चॉइस है कि आप कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हो, या फिर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को फॉलो कर सकते हो। जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। जो दोस्तों कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के नोट्स हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों वो सारे कवर अप किए गए हैं, यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये दोस्तों ये इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों जहाँ पे मोस्टली दोस्तों इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर राजस्थान जीके हो, ठीक है। और राजस्थान जीके में भी आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री वाला सेक्शन है, ये सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड योगा, लॉ एंड जनरल साइंस। तो दोस्तों वो सब टॉपिक्स कवर किए गए हैं यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, ठीक है। इंडियन जो सेक्शन है उसको कवर नहीं किया गया है, ठीक है, आप ये बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और काफ़ी हेल्पफुल होगी ये आपके लिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। तो यहाँ पे देखें, इसके अलावा दोस्तों आपके पास क्या ऑप्शन है अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, ये यूपीएससी एस्पिरेंट जो आपकी नज़र में हो, मतलब मैं चूँकि खुद यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ तो मेरा ये कहना है कि जो भी स्टूडेंट जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल हो, ठीक है, उनके नोट्स लें और उनके नोट्स या उनकी मदद से, मतलब जिनका भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी में ऑप्शनल हो उनके नोट्स से अपने खुद के नोट्स बनाएं जो कि आपके आरएस के एग्जाम में काम आएंगे। ये हमारा सिलेबस दिया हुआ है, आपको बस सिलेबस देखना है और उसके हिसाब से नोट्स के हिसाब से जो है अपनी तैयारी करते हुए चलना है। कुछ एक टॉपिक्स होंगे जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी जो कि राजस्थान से डील कर रहे होंगे, तो वो तो आपको कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और ऑप्शन मुझे लगा, जो मैग्रो हिल की बुक चलती है, मैग्रो हिल पब्लिकेशन की, एम लक्ष्मीकांत ऑथर है उनके, जो लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी लिखी है, उन्होंने ही जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी बुक लिखी है। और काफ़ी सारे सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस मैग्रो हिल बुक की भी काफ़ी यूज़ करते हैं, मैंने खुद ने पर्सनली देखा है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है और दोस्तों इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये पब्लिक
एडमिनिस्ट्रेशन की एम लक्ष्मीकांत की है। मैग्रो हिल पब्लिकेशन के पीछे जो मेरा रीज़न है वो यही है दोस्तों, ये इंडिया का सबसे बेस्ट जो है पब्लिकेशन हाउस है, और ये जो भी बुक पढ़ोगे आप इनके पब्लिकेशन हाउस है, बिल्कुल ऑथोरिटी है और बिल्कुल गारंटी है कि ये सही चीज़ें ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, अब अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं और आरएस मेंस के जो सिलेबस है उसको देखते हैं, और यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो ये अब एक एक करके देखते जाएंगे दोस्तों। मेनली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बढ़ा है दोस्तों वो 2016 से बढ़ा है, तो 2018 और 2016 के पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों सिलेबस आप एक नज़र मार सकते हो वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे तो कंसेप्ट दे रखा है, यहाँ पे कंसेप्ट इश्यूज एंड डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये इसका पूरा कंप्लीट यूनिट 2 का नाम है, और इसमें काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक दिए हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, जब मैं खुद अपनी तैयारी कर रहा था तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैंने एक एक चीज़ का जो है अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया था, और मैं उसकी आपको PDF भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है दोस्तों, ये है मेरी कंप्लीट नोट्स की PDF। ठीक है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट था जिसका मैंने यूज़ किया था, वो ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों आपको भी जो है मार्केट में या फिर दोस्तों आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप उनको जा कर के भी ले सकते हैं, बट दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप जो है अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं, भले से आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स को फॉलो करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम 2018 के पेपर से शुरू करते हैं, और क्वेश्चन पहला जो दिया गया है जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और चूंकि दोस्तों आप हल्के में ना ले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट को, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना रोट लर्निंग करनी पड़ती है। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, बिल्कुल आपको ये लर्न करना पड़ता है, ये लर्निंग बेस्ड सब्जेक्ट है, आसान नहीं होता है। जो भी आमतौर पे स्टूडेंट को याद करना इन सब चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि याद करनी पड़ती हैं यहाँ पे, तो इसको जो है अच्छे से रट्टा मार के रखें। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन भी वैसे ही आते हैं। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, और सीधे के सीधे आपको सिलेबस से मिल जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। अब ये एक डेफिनेशन है, ठीक है, एक तरीके से, और यही पूछा गया है आपसे कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको समझ में आ गया तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर भी समझ आ जाएगा। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जो फर्स्ट टॉपिक है उसी में मीनिंग, नेचर और इसके सिग्निफिकेंसेस के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आपको जो है कल को जो है पेपर में क्वेश्चन इसके मीनिंग, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है ये भी पूछा जा सकता है आपसे, इसका क्या नेचर होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अभी जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर भी समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, और दोस्तों देखो यहाँ पे जो एक एक टॉपिक है ना, इसको हर एक को आप प्रॉपरली अपने हैंड रिटन नोट्स ही बनाना, क्योंकि दोस्तों आखिर टाइम जब चल रहा होता है एग्ज़ाम का, उस वक्त पे चीज़ें याद करना बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो हमको पहले से ये याद रहना चाहिए, तो इसलिए आखिर टाइम के लिए जो है आपके खुद के सेल्फ हैंडमेड नोट्स होने चाहिए। भले आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो, भले आप किसी भी बुक को, टेक्स्ट बुक को रेफ़र करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पेपर देखते हैं हम पहले। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन वैल्यूज ऑफ द सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज की मेन वैल्यूज की बात की गई है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड डायरेक्ट टॉपिक अगर आप देखो तो यहाँ पे दे रखा है, एटीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे ना तो उसके बाद में आपको सिविल सर्विसेज के कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, और इस तरीके के 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आप आसानी से लिख सकोगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही है मेन वैल्यूज़ क्या है सिविल सर्विसेज की। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है टॉपिक का नाम ही है फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो है आपको बुक्स में मिल जाएगा, जो मैंने आपको बताई है मैग्रो हिल की, उस बुक में मिल जाएगा। नहीं तो आप किसी और पब्लिकेशन की भी अगर देखो बुक किसी की भी फॉलो करो, आपको ये सिलेबस जो है काफ़ी कॉमन तौर पे देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, मैं बेस्ट की तरफ ले जाना चाहता हूँ आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैग्रो हिल की जो बुक है वो आप ले सकते हो। ठीक है, अभी एटीट्यूड है, आपको सबका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे,
सिविल सर्विसेज के अलावा जैसे आया है यहाँ पे राइट 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज गिवन बाय द हेनरी फोयल। देखो दोस्तों ये मैनेजमेंट है, जब पूरा सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपके सामने हेनरी फोयल नाम से भी जो है पर्सन है वो आएगा, ठीक है। तो उसके द्वारा दिए गए जो भी 5 फंक्शंस थे मैनेजमेंट के वो भी पता चल जाएंगे आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे मेरे नोट्स में भी लिखी हुई है। अब आप जब जाओगे इनको, अगर इन नोट्स को बाय करते हो आप तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और दोस्तों कुछ चीज़ें हेनरी फोयल से रिलेटेड यहाँ पे है, कुछ चीज़ें आपको जो है मैनेजमेंट नाम से जो है एक पूरी PDF बनी हुई है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। मैनेजमेंट नाम से जो है ये मैनेजमेंट फॉर RS एग्जाम, तो इसमें जो है आपको मिल जाएगा हेनरी फोयल के बारे में। तो ठीक है, ये थोड़ा सा मिक्स सा टॉपिक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट भी मिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों हेनरी फोयल ने ही नहीं, सिर्फ इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे पर्सन थे जिन्होंने मैनेजमेंट का सिद्धांत दिया था, मैनेजमेंट के बारे में बताया था, ठीक है। तो आपको जो है जाकर के देखना है। अब आप भले से कोई सी किताब से देखो, चाहे आप मेरे सेल्फ नोट से देखो या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको काम का अब तक में समझ आया वो ये आया कि भाई एक तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ें ये है कि वैल्यूज़ के बारे में पूछ रहे हैं अब तक हमसे, ठीक है। तो हमको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, एक सिविल सर्वेंट की क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है मैनेजमेंट के फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्लियर टॉपिक है दोस्तों, क्लियर टॉपिक्स है, ठीक है। अब आपको बस यही ध्यान रखना है अब किस किस के द्वारा दी गई और उस फंक्शंस में कितने तरीके के फंक्शन थे, ठीक है। तो ये आपको जो है बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राइट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पान ऑफ कंट्रोल। तो 4 फैक्टर बताने हैं जो अफेक्ट करते हैं स्पान ऑफ कंट्रोल को। तो यहाँ पे देखो स्पान ऑफ कंट्रोल नाम से आपको बिल्कुल क्लियर टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। अगर आप चीज़ों को सही से लिख करके आते हो, सही से राइट डाउन करके आए हो आंसर, तो आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे। एग्जामिनर आपके मार्क्स से बिल्कुल नहीं काटेगा, ठीक है। आप चाहो तो दोस्तों, मेरे को जहाँ तक अंदाजा है दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 11th-12th क्लास की बुक भी चलती है, ठीक है। ये मैंने कभी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आप रेफर करना चाहते हो 11th और 12th क्लास की जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो सब्जेक्ट लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि भाई जो 11th एंड 12th क्लास की जो बुक है, 12th NCERT का भी आप यूज़ कर सकते हो और सबसे बेस्ट है दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल होगी। अगर NCERT की बुक को रेफ़र करते हो तो वहाँ से जाकर के आप अपने नोट्स खुद बना सकते हो और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे बाकी किसी भी और चीज़ से, ठीक है। तो ये भी है दोस्तों आपके सामने एक और ऑप्शन है, ठीक है। तो स्पान ऑफ कंट्रोल आपको समझ में आया है यहाँ पे। और इसी तरीके से दोस्तों जब देखिए एक बात का ध्यान रखिए, जैसे ये पूरा सेक्शन होता है तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पेपर इसी से आ जाएगा, पेपर आएगा सिर्फ इसके एक पार्ट से। अभी को पूछ लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में उसका नेचर पूछ लेंगे या फिर सिग्निफिकेंस। इस बार ही जैसे 2018 के पेपर में यहाँ पे स्पान ऑफ कंट्रोल पूछा था, नेक्स्ट ईयर हो सकता है यूनिटी ऑफ कमांड पूछ ले आपसे या हायरार्की पूछ लें, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ये एक टॉपिक है। तो आपको जब पढ़ना हो तो आप हर एक चीज़ को पढ़ें और कुछ भी छोड़ के ना जाए। और दोस्तों हर किसी की डेफिनेशन तो कम से कम क्लियर होनी चाहिए और इतना आप अपने आप को तैयार करके जाएं कि आप 5 नंबर लायक लिख लें। कितने नंबर लायक? 5 नंबर लायक आप उस टॉपिक में लिख लें। और 5 मार्क्स का आंसर लिखने के लिए एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और 5 पॉइंट्स प्रोवाइड करने के बाद में आई थिंक सो यू विल गेट 5 मार्क्स, ठीक है। और दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम और भी क्वेश्चन देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और क्या पूछना चाहे। व्हाट इज़ 0R? अब देखो 0R एक जो है दोस्तों आपको पता ही होगा पार्लियामेंट्री कंसेप्ट है। पार्लियामेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो उसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा में 0R का कंसेप्ट होता है, जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा और इवन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये 0R के कंसेप्ट आपको लक्ष्मीकांत की बुक में मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पेपर आपको ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक में ही मिलेगा, बट अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ चुके हो तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कुछ सब्जेक्ट। ये गवर्नर हो गया, चीफ सेक्रेटरी, एक मिनट रुको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट सेक्रेटरीट एंड चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, ये सब काम मिल जाएगा आपको। ये सब आपको जो है लक्ष्मीकांत की बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो मैग्रो हिल की जो एम लक्ष्मीकांत की बुक थी जो मैंने आपको बताई अभी, इसमें भी दोस्तों आपको ये सब टॉपिक मिल जाएंगे, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत के द्वारा ही लिखी गई है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी, और लक्ष्मीकांत के द्वारा ही दोस्तों जो मेन हम लोग पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी की बुक वो भी लिखी गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अभी हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे देखते जाते हैं। ठीक है, तो 0R का कंसेप्ट आपको समझ आया, ये आया कहाँ से? तो देखो दोस्तों ये एक पार्लियामेंट्री कंसेप्ट है वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ लेजिस्लेटिव जुडिशियल कंट्रोल। तो देखिए दोस्तों लेजिस्लेचर और जुडिशरी को जो है कंट्रोल करने के कुछ वेरियस टेक्निक्स मेजर्स होते हैं। ठीक है, जुडिशियल कंट्रोल में दोस्तों हो सकता है कि आप जो है वो यूज जो हार्बस कॉर्पस होता है और मैंडामस और जो भी रिट्स होती हैं डिफरेंट वो जुडिशियल कंट्रोल में आ सकती है। ठीक है, बाकी जो है लेजिस्लेटिव कंट्रोल में लेजिस्लेचर के जो रूल्स हैं, ठीक है, वो सब पढ़े हुए होने चाहिए आपको, और ये पार्लियामेंट वाले चैप्टर में मिलेंगे अगर आप इंडियन पॉलिटी की बुक है आपके पास लक्ष्मीकांत की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड मैंडामस रिट्स इन रेफरेंस टू जुडिशियल कंट्रोल। देखिए अब जुडिशियल कंट्रोल का जैसा मैं कह रहा था प्रोहिबिशन हो गया, मैंडामस हो गया, तो ये रिट्स पे क्वेश्चन आ भी गया। ठीक है, तो ये कहाँ से आया है? तो ये सीधा सीधा इसी से वेरियस मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल, इससे ये क्वेश्चन आया गया है। ठीक है, तो आपको ये सब पता होने चाहिए। ठीक है, ये तो हमारी एम लक्ष्मीकांत की बुक के ही टॉपिक है। ठीक है, जो हम इंडियन पॉलिटी की बुक पढ़ते हैं। अब इसके अलावा आगे बढ़े तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डिस्कस द मेन अजम्पशंस ऑफ नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट को पूरी तरह से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नियो क्लासिकल थ्योरी क्या होती है और नियो क्लासिकल थ्योरी को किस तरह से जो है मतलब यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा एग्जैक्ट टॉपिक है, इसी में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है। हर टर्म का मतलब होता है दोस्तों, हर टर्म का मतलब है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, और न्यू, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मैंने देखा है इनके ऊपर क्वेश्चन आते हुए। ठीक है, तो 2018-2016 की अभी पेपर का एनालिसिस करेंगे, तब तक मैं की जो सोच है काफ़ी ज़्यादा खुल जाएगी और आपको पता चलेगा एक्चुअली आरपीएससी पेपर में क्वेश्चन पूछना कहाँ से जाती है। और अगर आपको ये बात समझ आ गई कि भाई आरपीएससी पेपर किन सेक्शन से बनाती है, तो फिर आप उसके बाद में जो है काफ़ी आसानी से जो है आप ये आइडिया लगा पाओगे कि आपको किन सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है और किन सेक्शन को जो है आप कुछ वक्त के लिए अवॉइड कर सकते हो और बाद में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की? तो देखो दोस्तों सीधा टॉपिक है ये, यहाँ पे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर जाओगे आप तो इस तरीके की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है दोस्तों। ये रहा यहाँ पे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये सब जो है दोस्तों आपको मिल जाएगा जब आप कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक को फॉलो करते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें दोस्तों तो इसमें अब तक आपको समझ आ गया कि जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं आरपीएससी के, जो भी ये आरएस पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो सब बिल्कुल सिलेबस बेस्ड ही होते हैं। मेरा जितना आइडिया रहा है 70 to 80% क्वेश्चन दोस्तों सिलेबस बेस्ड होते हैं, और उसके अलावा जो 15 से 20% क्वेश्चन भी होते हैं वो भी आसपास के या फिर करंट अफेयर से डील करते हुए क्वेश्चन होते हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करते हो तो दोस्तों करीब करीब आप पूरी की पूरी कवरेज कर सकते हो पेपर की। और मेरा पर्पज़ यही है कि आप कैसे भी करके जो है 100+ मार्क्स लाएं। 100+ मार्क्स लाने के लिए आपको कम से कम एक बार सिलेबस ढंग से कर लेना चाहिए। अपना सिलेबस को ढंग से कवर करो, टेस्ट सीरीज़ लो, टेस्ट सीरीज़ जो है उसकी पूरी से तैयारी करो और ढंग से तभी जा करके टेस्ट लिखो। ठीक है,
पूरी तरीके से जान लगा करके मेहनत करनी पड़ती है और फिर एट द एंड टेस्ट सीरीज टेस्ट पेपर लिख करके अच्छे मार्क्स लाने हैं। जब आपके टेस्ट पेपर अच्छे जाते रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, आपके जब सभी सब्जेक्ट्स में जो है 100+ मार्क्स आते रहेंगे आउट ऑफ 200, जब आप टेस्ट पेपर्स दोगे तो आपको पता चलेगा। तो उसके बाद एट द एंड आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जो है चारों पेपर में 100 से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ सकते हो। ठीक है, तो यही मेरा पर्पज़ है दोस्तों। और आप जो है तभी जा करके दोस्तों टॉप 100-200 में आ पाओगे और टॉप 100-200 में रहोगे तो आपकी चांसेस रहेगी सबसे हाई क्वालिटी की जो पोस्ट है आरएस में वो पाने की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम भाई यहाँ पे फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये सब फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको जो है अच्छी किताब में ही मिलती है। देखो, हो सकता है किसी कोचिंग के नोट्स में भी नहीं मिले। ठीक है, और दोस्तों ये चीज़ें जो है ना, इसलिए क्या होता है, रेफरेंस बुक जो टेक्स्ट बुक होती है ना, उसकी नीड बहुत होती है हमको। ठीक है, तो हमको जो है इसकी तैयारी अच्छे से तभी हो पाती है जब हम पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक को यूज़ करते हैं या फॉलो करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है आपके पास पैसा भी है सफिशिएंट, तो आप जो है जाकर के लक्ष्मीकांत की ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली बुक को भी ले लो। ठीक है, होता है कुछ खर्चे होते हैं, ये 600 रुपये की बुक है, जबकि मैं तो मेरे पूरे नोट से 1000 रुपये में दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि दोस्तों हम जो बेस्ट चीज़ होती है ना, बेस्ट के लिए जाना चाहिए। और मेरा पर्पज़ यही है कि आप जो है बेस्ट के लिए जाएं, ताकि एक ही मौका मिला है आपको आरएस की परीक्षा देने का, और फिर नहीं तो नेक्स्ट मौका 3-4 साल बाद कब आएगा, आप उसके चक्कर में नहीं बैठे रह सकते हो। लाइफ तो एक ही है और उसमें हमको पहले ही अटेम्प्ट में अपने आप को प्रूव कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखो फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट हो गया यहाँ पे, ये भी आपको नहीं तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये नहीं समझ आते ना, तो कम से कम आप आइडिया के बेसिस पे जो है अपना खुद के तर्क के आधार पे जो है आंसर लिख करके जरूर आए। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आप छोड़ के तो नहीं आ सकते हो ना। अब देखो ये है एक क्वेश्चन कि विच पोस्ट्स एंड पर्सन्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकायुक्त इन राजस्थान। तो ऐसी कौन सी पोस्ट है विच पोस्ट एंड पर्सन हैव बीन एग्जेम्प्टेड। तो दोस्तों ये जो है राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और ये चीज़ें आपके पढ़ने में आ जाएगी जब आप जो है राजस्थान के पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट को पढ़ोगे। ठीक है, तो उसमें जो है लोकायुक्त के बारे में पढ़ोगे तो आपको सब वहाँ पे क्लियरली लिखा होगा कि राजस्थान में कुछ IAS ऑफिसर्स और जो है दोस्तों ये मुख्यमंत्री पद और कई सारे इस तरह से सेक्रेटरी लेवल के अफसरों को जो है छूट है इसमें। ठीक है, लोकायुक्त के ज्यूरिसडिक्शन में आने से। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा और वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि भाई डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ राजस्थान के गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है अगर हम सिलेबस देखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है पब्लिक सर्विसेज गारंटीड एक्ट 2011। तो पेपर में क्वेश्चन भी बिल्कुल सीधा पूछा गया था दोस्तों, कहीं कुछ ना घुमाया ना फिराया, सीधा क्वेश्चन है बिल्कुल सिलेबस से। अगर आप अपने सिलेबस को ढंग से अच्छे से तैयार करके चल जाते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वैसे ही हो जाती है। कुछ इधर उधर के क्वेश्चन आ भी गए तो भी दोस्तों कितने नंबर आपके छूट जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 80 to 90% तक पेपर भी आप कवर अप करके भी आइए ना, तो भी आपको क्या चाहिए, आपको 100+ नंबर चाहिए 200 में से। ठीक है, 200 में से 100+ मार्क्स चाहिए आपको, बस उतना ही आपको टारगेट करना है, आपके आने ही चाहिए बस। ठीक है, 100+ का टारगेट करने का मतलब है 100+ आने चाहिए। ठीक है, 100+ का टारगेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपके आ रहे हैं 70-80, इससे काम नहीं चलेगा। आप जनरल कैटेगरी से हो, आपको पता होगा इस बारे में, और मैं खुद जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे को पता है कि इतना स्ट्रगल और कितना कंपटीशन को फेस करना पड़ता है हर जगह एक एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जनरल कैटेगरी में जाती है, तो फिर आपको रेडी रहना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ द गवर्नर रिगार्डिंग प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पावर पूछी गई है, मतलब डिस्क्राइब करनी है पावर ऑफ द गवर्नर रिगार्डिंग प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। ये बिल्कुल M लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी की बुक है दोस्तों। वैसे मैंने कहा था आपको पिछली वीडियो में कि भाई इंडियन पॉलिटी जो है पॉलिटी के लिए है। ठीक है, जो पॉलिटी पढ़नी है हमको उसके लिए। तो कुछ क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट में भी गवर्नर वाला जो टॉपिक है वो इसमें दिया गया है
जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें वो इधर दी गई है और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड यूनिट 1 में दी गई है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो है गवर्नर वाला ये टॉपिक दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर इन राजस्थान, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। कल को क्वेश्चन किसी भी तरह से फॉर्म में आ सकते हैं, 5 नंबर में भी आ सकते हैं, 10 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। हो सकता है कि डिफाइन करो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर इन राजस्थान, बस इतना सा क्वेश्चन आएगा और दोस्तों आपको करना पड़ेगा, ये इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और ये है कि भाई एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन टू एनहेंस द इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो एक्सप्लेन करना हमको ऐसे जो मेजर्स लिए गए हैं, मेजर्स मतलब जो कि स्टेप्स उठाई गई है, टेकन टू एनहेंस द इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो दोस्तों अब तक जो भी कमेटी बनी है इंडिया में डिफरेंट और उनका जो रोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों हो सकता है ये आपको किसी कोचिंग के नोट्स में भी नहीं मिलेंगे या आपको मेरे नोट्स में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये चूंकि ऐसा क्वेश्चन आया है, लेकिन आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको तब ऐसे टाइम पे ये टेक्स्ट बुक बहुत काम आएगी। ठीक है, और मैं कोई ये बायस्ड व्यू नहीं देना चाहता हूँ कि आप तो मेरे नोट्स ले लो उससे कुछ हो जाएगा आपका बहुत एक्स्ट्रा से। वहाँ पे आपको वो चीज़ें मिल जाएगी जो मेरी उस टाइम 2018 की तैयारी जब मैं कर रहा था तो उस वक्त पे मेरे को हेल्प कर रही थी दोस्तों। उससे बस यही होगा, आपका जो काम है, आपके नोट्स बनाने की प्रॉब्लम जो है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। आपको बहुत सारे ये जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मिल जाएंगे आपको, बस यही होगा मेरे नोट्स से। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो हमेशा रहेंगे ना पेपर में जो आपको शायद हो सकता है चौंका दे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे उस वक्त पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर तो होंगे नहीं आपके साथ में, कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है तैयारी आपको खुद को करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये देखिए ये अब तो यूनिट 3 आ गई है इसकी 2018 के पेपर की, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी देखो यूनिट 2 को 2016 के पेपर में यूनिट 2 को देखते हैं। तो यहाँ पे सीधा हेबेस कॉर्पस के ऊपर आया है और मैंने आपको कहा कि रिट्स जितनी भी हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है और ये जुडिशियल कंट्रोल के अंदर में आती है। तो आप खुद देखो ये क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है वापस से। तो क्वेश्चन कितने रिपीट भी होते हैं यहाँ पे आरएस के पेपर में, मेंस एग्जाम में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा तैयार करके जाना है। अभी देखो मैं यहाँ पे भी कहूँ ना तो चीफ सेक्रेटरी को मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे से तैयार करके जाना है, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ। और वो इतना क्वेश्चन पूछने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, जितना इंटरेस्ट लेंगे चीफ सेक्रेटरी या गवर्नर के बारे में पूछने में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको तैयार करके जाना आपका रोल और सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ये मुझे इम्पोर्टेंट जो लगता है ये, मतलब मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ यहाँ पे कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछने में आरपीएससी काफ़ी इंटरेस्ट लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है कि दोस्तों एक्सपीरियंस हो जाता है जब आप कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को दे चुके हो, पास कर चुके हो, कई बारी फेलियर्स का सामना किया है, तो उसके बाद में एक आइडिया लगने लगता है कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कल को यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे आपके, ये जो सेक्शन है ना इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीसनशिप, ठीक है, ये सब डेफिनेशन आने वाली है आपके सामने कल को। 2 नंबर में भी आ सकती है, 5 नंबर में भी आ सकती है। जब आप पेपर दे रहे होंगे तब आपको पता चलेगा ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, अब देखो 2016 के पेपर में और क्या क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। देखो अभी जर्नलिस्ट की पोस्ट की बहुत बात की जाती है, एक आईएएस ऑफिसर एक जर्नलिस्ट पर्सन होता है। ठीक है, उसका जर्नलिस्ट व्यू होता है क्योंकि एक जनरल व्यू होता है हर चीज़ के ऊपर। ठीक है, चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे गांव के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, हर तरफ उसका एक प्रॉपर व्यू रहता है। लेकिन स्पेशलिस्ट एक अलग पर्सन होता है जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के काफ़ी उसका एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टाइज होती है। तो देखिए ये जनरलिस्ट वाला जो है ना सेक्शन, ये अच्छे से पढ़ के जाओ आप। रिलेशनशिप पूछ सकते हैं हमसे जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट की। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, नेट पे भी सर्च करोगे तो 50 वीडियोज़ मिल जाएगी आपको, आराम से जो है ये सब चीज़ें कवर अप हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों हमारी जो वीडियो सीरीज़ है वो तो
फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट होगी, लेकिन इस सबको आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। आप अपनी तैयारी खुद से करते रहिए और अपने नोट्स खुद बनाते रहिए और अपनी जो है नॉलेज को एनहेंस करते रहिए, क्योंकि अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे तो तब तक जो है आप हमसे जो है बिल्कुल सिमिलेट हो जाएंगे। और हमारी और आपकी जो है दोस्तों RAS का जब तक मेंस का एग्ज़ाम होगा उससे पहले में हम सब कोर्स को कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं 2016 के पेपर में 2 मार्क्स का और क्या क्वेश्चन था। तो अंडरस्टैंडिंग पूछ रहे हैं पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी, ठीक है। ये दोस्तों बहुत फेमस है ये चीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब खुद अपनी पढ़ाई कर रहा था तो ये जो है टर्म बहुत बार आ रही थी। और ये सब चीज़ें दोस्तों मैंने अपने खुद के ये जो नोट्स हैं दोस्तों, इसमें ही शुरुआत में ये विड्रो विल्सन है, बहुत लोग हैं दोस्तों, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज़ मैंने पढ़ी है, पॉलिटिको डायकोटोमी, एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी, ये सब चीज़ें जो है दोस्तों मेरे नोट्स में दी हुई है। फिर ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर में कहीं से भी आ सकता होता है क्वेश्चन, ठीक है। आपको खुद को अपने नोट्स खुद को बनाने चाहिए। ये मेरे नोट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो, इनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम तो आपको ही देना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आउट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर। तो दोस्तों ये सब चीज़ें भी मैंने लिखी हुई हैं, लेकिन दोस्तों आप जो है, मैं यही कह रहा हूँ, टेक्स्ट बुक रेफरेंस बुक को लेकर के चले कोई ना कोई, या किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स को लेकर के चल लें, जो भी आपको सही लगता है अपने हिसाब से, ठीक है। क्योंकि ये नोट्स जो है ना, आप जहाँ से भी पढ़ाई करें वहाँ से बना जरूर लें, लेकिन एट द एंड आपके खुद के जो बने हुए नोट्स होंगे उन्हीं को बार बार रिवीजन करना होगा। और दोस्तों आपको जो है एग्ज़ाम आने तक उन्हीं को बार बार रिकॉल करते रहना होगा और उन्हीं के बेसिस पे आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, ठीक है। तो मेरा जोर इसी पे है कि आप नोट्स किसी के भी फॉलो करें, लेकिन अपने खुद के नोट्स बनाएं और उसको ही बार बार रिवाइज करें। पॉइंट आउट एनी 2 डिफरेंसेस, अब यहाँ पे डिफरेंसेस बताने थे अथॉरिटी और पावर के बीच में, ठीक है। ये सब चीज़ें सिलेबस में आपके सामने दी हुई है, ठीक है। ये अथॉरिटी पावर, ये यहाँ पे पावर, ये अथॉरिटी, ठीक है। आ गया क्वेश्चन। कुछ भी सेक्शन जो है ना, ऐसा नहीं है कि उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है कल को डेलीगेशन पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाए, लेजिटिमेसी पे आ जाए। वो आपसे सीधे पूछेगा लेजिटिमेसी, टर्म दे देगा, डेफिनेशन पूछेगा 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में, ठीक है। उस वक्त पे आपको आनी चाहिए ये डेफिनेशंस। राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट, तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन आ ही गया फाइनली, ये स्टेट सेक्रेटेरिएट के ऊपर। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है जिनके ऊपर क्वेश्चन आने की चांसेस होती हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर तो मुझे अभी देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, लेकिन स्टेट सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट है। और जुडिशियल कंट्रोल और ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल के जो मेथड्स होते हैं वो, और ये जो भी मैंने हाईलाइट किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, तो यहाँ पे जो है आपके सामने ही आएगा एन्यूमरेट 4 बेसिक फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसने 4 बेसिक पूछे हैं फीचर आपसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए दोस्तों ये क्लियर कट यहाँ पे दिया हुआ है और मैंने आपको ये लिखाया भी था, ये हाईलाइट भी कराया था, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हर टॉपिक पे क्वेश्चन आया है दोस्तों। आप जो है ना, आप बहुत ज़्यादा गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है, आप बस से सिलेबस को फॉलो कर लो, ठीक से। सिलेबस को भी फॉलो कर लेना, आपके सारे क्वेश्चंस करीब करीब हो जाएंगे पेपर में, ठीक है। एक्सप्लेन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर देखिए, मैं इसलिए कह रहा था गवर्नर एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। गवर्नर के बाद में आप क्वेश्चन देखें तो राइट एनी 5 फंक्शंस ऑफ लोकायुक्त। लोकायुक्त को दोस्तों ये बहुत बार बार पूछ रहा है, तो लोकायुक्त आप ढंग से पढ़ के जाएं, ठीक है। ये रहा लोकायुक्त वाला टॉपिक, और इस पे ध्यान रखें विशेष तौर पे। लोकायुक्त हो गया, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सेक्शन छोड़ने को बोल रहा हूँ जो हाईलाइट नहीं किया, पढ़ के आपको सब कुछ जाना है, ठीक है। लेकिन एट द एंड दोस्तों पेपर में जो है, मेरा यही मानना है, जिस सेक्शन से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रही है उसी
सेक्शन को पहले कवर अप करो। लोकायुक्त हो गया, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट हो गया, डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इनको पहले तैयार करो। बाकी जो सेक्शन है जहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको बाद में तैयार कर लेना, ठीक है, उस पर कम फोकस करना। इस तरह से पढ़ाई की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। किसी भी अच्छी बुक में आपको इसका डिफरेंस मिल जाएगा, और आपको जो है यहाँ पे मेरे नोट्स हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा। इस एक और पीडीएफ है इसमें भी मिल जाएगा दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताई हुई है यहाँ पे। दोस्तों अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है ग्रास रूट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज पटवारी कमेंट, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले सेक्शन से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन्ड है, और इसमें पटवारी जो है उसको लिया गया है, मतलब तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, सब डिविजनल एंड तहसील। क्योंकि जो पटवारी होता है वो सबसे निचले लेवल का जो है अधिकारी होता है, ठीक है। इसलिए जो है दोस्तों पटवारी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए RAS का एग्जाम में लेकिन आपसे पूछा गया पटवारी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रास रूट यूनिट बताया गया है, क्योंकि ग्रास रूट मतलब जो बिल्कुल ज़मीनी तौर पे जो जुड़ा होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन से, वो अधिकारी होती है पटवारी, ठीक है। तो इसलिए जो है दोस्तों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में आपको मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से दोस्तों बेहतर यही होगा कि आप जो है दोस्तों, जो मैंने आपको लक्ष्मीकांत की बुक बताई थी यहाँ पे, ये देख लो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको फॉलो करो। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मेरे नोट्स से मिल जाएंगी, और ये काफ़ी हेल्प करेगी आपकी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को पूरी तरह से कंप्लीट होने में, ठीक है। नहीं तो आप जो है दोस्तों खुद से पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा नोट्स ढूंढने में, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद ने तैयारी की थी तो इंग्लिश मीडियम में नोट्स ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अब देखो क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सीधा वही क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल के बारे में पूछ लिया गया है। तो दोस्तों सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2016 का, ये पेपर हम अभी देख रहे हैं इसमें, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आप आसानी से, वैसे तो आमतौर पे स्टूडेंट इतनी पढ़ाई कर लेता है कि वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स बना करके लिख के आ ही जाएगा, लेकिन दोस्तों ये सब सिंपल है क्वेश्चन। आप पढ़ के प्रॉपरली, जो बुकिश लैंग्वेज होती है दोस्तों उसी को जो है एग्जामिनर चेक करता है, जो कॉपी चेक करता है वो पसंद करता है। हमारे चाहने नहीं चाहने से चीज़ें नहीं चलती हैं। एग्जाम में वही चीज़ें ज़्यादा अच्छे से नंबर दिलाएगी जो एग्जामिनर को पसंद है, ठीक है। जो चीज़ें एग्जामिनर, जो कॉपी चेक करने वाला होगा आपकी, जो चाहेगा अगर आप वही लिख करके आओगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल क्वेश्चन है अगेन दोस्तों। चीफ सेक्रेटरी, जिसकी मैंने पहले भी बोला कि चीफ सेक्रेटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका रोल भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, और 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आप चाहो तो दोस्तों आप मेरे नोट्स, या फिर यही आप जो लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली बुक है उसको फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छा डिटेलिंग मिल जाएगी आपको। वैसे तो दोस्तों ये आपको जो है राजस्थान, ये अगर हम देखें तो लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की बुक में भी आपको काफ़ी सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप उसको ठीक से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी टॉपिक वहाँ पे भी मिल जाएंगे। ट्रेस द इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट अकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है। तो ट्रेस करना है यहाँ पे इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट अकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है। तो इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम से भी ये पूरा का पूरा सीधा टॉपिक है दोस्तों। यही बिल्कुल वही की वही लाइन डाल दी, बल्कि इवन एज अ डिसिप्लिन तक मतलब चेंज नहीं किया इन्होंने। कुछ नहीं है दोस्तों, ये सीधे क्वेश्चन पूछते हैं सिलेबस से उठा करके, और कुछ नहीं। अगर आप ढंग से तैयारी कर लो, एक बारी को सिलेबस को के नोट्स प्रॉपर तैयार कर लो, तो आपका ज़्यादातर काम हो ही जाता है, ठीक है। अब देखो ये दोस्तों पेपर 2016 का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए हुआ था, ये वाला पेपर भी हम देख लेते हैं। ये यूनिट 2 है, पेपर 3 की यूनिट 2 है, ठीक है। पहले क्वेश्चन से देखते हैं, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ टूल ऑफ सोशल चेंज। तो दोस्तों फीचर पूछ लिया,
देख लीजिए आप, जो भी टॉपिक आ रहा है वो सिर्फ सिलेबस से आ रहा है। तो आपको जो है सिलेबस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, अगर आपके नोट्स बने हुए हैं, सब क्लियर है चीज़ें, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर आप दोस्तों 10 चीज़ों के चक्कर में भागोगे तो भी कन्फ्यूज़न होगा। एक बार आप जो है भले से 3-4 किताबें आपके सामने जो मैं बता रहा हूँ उनको रखो, जो जो टॉपिक आपको मिलता जा रहा है उसका आंसर आप लिखते जाओ, अपने खुद के सेल्फ नोट्स बना लो और उसको बार बार रिपीट करो। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आती है रिवीजन में। ये जो है पूरा जितना भी बड़ा सिलेबस है दोस्तों, एट द एंड जब रिवीजन की बात आती है ना तो दिक्कत आती है, और फिर जो है एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन होगा, ये सब चक्कर चलता है राजस्थान में आ रहे इस एग्ज़ाम में। तो फिर उस टाइम ड्यूरेशन में आपको मजबूत बन करके जो है तैयारी करनी है, ठीक है। और दोस्तों 5 दिन पहले भी अगर एडमिट कार्ड नहीं आता है ना, तो भी दोस्तों अपनी तैयारी को करना बंद मत कर देना। ऐसी कई गलतियां हुई है मेरे से, जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ये चीज़ें मैं खुद के एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, नहीं तो बता नहीं पाता मैं इतना क्लियरली, ठीक है। तो ये फीचर्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ये यहीं पे कहीं दिया हुआ था, हमने पढ़ा भी था। नेचर एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है, इवेल्युएशन। तो आप फीचर्स भी जो है आपको पता होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इस तरह से है यहाँ पे कि भाई 3 E's का क्या मतलब होता है। यहाँ पे एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंसेप्ट ऑफ 3 E ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये जब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वाले सेक्शन को आप पढ़ोगे तो आपको इसका भी मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। 3 E का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हम जब देख रहे थे अभी, तो ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक ये था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन उसी तरीके के होते हैं। तो अपनी पढ़ाई को हमेशा दिमाग में ये बिठा करके रखना कि किस तरह से आप 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन को अप्रोच करते हो। हर चीज़ को पढ़ाई ही इस तरीके से होगी आपकी कि आप उसको इस तरह से समझ सको कि किस तरह का क्वेश्चन आरपीएससी 2 मार्क्स में पूछेगी, 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में पूछेगी, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी आइडेंटिफाइड बाई मैक्स वेबर। तो ये बोल रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की बात हो रही है, आइडेंटिफाइड बाई मैक्स वेबर, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉपिक भी आपको मेरे खुद के भी नोट्स में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। मैक्स वेबर हो गया, इसी तरीके से वेड्रो विल्सन हो गया, ठीक है। और भी जो हैं दोस्तों इस तरीके से फिलोसोफर हुए थे, इन सब ने बताई थी अपने अपने हिसाब से। तो इन्होंने टाइप्स बताई थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, आइडेंटिफाई करो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 मेथड्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए 2 मेथड है। अब ये सिंपल सी ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो चलता है जुडिशियल कंट्रोल, ठीक है, उसमें सर्श्योरारी, और दोस्तों सर्श्योरारी के अलावा आपको ये पता होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये जो 5 रिट्स होती है, अप्लाई होती है, ठीक है, उनमें से ही बतानी है आपको, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक तो सर्श्योरारी होती है, एक प्रोहिबिशन भी होती है दोस्तों, वो खुद अपने उसमें भी यूज़ करती है। तो आप जो है जो भी चाहो बता सकते हो, जिसको भी चाहो एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये सिर्फ 2 मार्क्स के में आ गया यही क्वेश्चन, पहले तो 5 या 10 मार्क्स में आया था 2018 के पेपर में। 2018 या 2016 के इस पेपर में जो है डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा आया था, अभी थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ रहे थे। बट दोस्तों इस 2016 का जो ये रिपीट वाला जो पेपर है, ये जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था, उसमें डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन पे से 2 मार्क्स का कंसेप्ट में पूछा आपसे, ठीक है। तो इस सेक्शन को बहुत हल्के में मत लेना, इसका स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक, इसका मीनिंग ये क्लियर होना चाहिए आपको बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो डेलीगेशन सिलेबस में बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड था, मैंने पहले भी टॉपिक बताया था डेलीगेशन का क्या मतलब होता है। डेलीगेशन का मतलब कोई ड्यूटी सौंप दी जाती है ना, उसको डेलीगेट किया जाता है वर्क, ठीक है, वही डेलीगेशन होता है, ठीक है। मतलब जिम्मेदारी देना एक तरीके से वो कुछ होता है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011। तो देखिए दोस्तों 2016 के भी पेपर में दोनों बार ही आया ये क्वेश्चन,
2018 में भी आया था ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011, जो कि ये यहाँ पे टॉपिक मेंशन्ड है। तो आप देख सकते हो कितनी क्लैरिटी है, पेपर में बिल्कुल सिंपल सीधी वो चीज़ें पूछी जा रही है आपसे और सीधी सिलेबस से उठ के आ रही है, ठीक है। वाई अ तहसील इज ऑफन कॉल्ड मिनिएचर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न देना होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के बहुत गहरे आंसर जो है ना दोस्तों, आपको ये लक्ष्मीकांत की जो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक बताई, ऐसी बुक्स में आपको हर तरीके के एक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अगर इस तरीके के बुक्स को फॉलो करके जाओगे तो फिर ये होगा कि आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा, सब कुछ हो जाएगा कवर अप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्पान ऑफ कंट्रोल। तो फैक्टर्स पूछ रहे हैं स्पान ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पान ऑफ कंट्रोल हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, स्पान ऑफ कंट्रोल ये रहा। हो सकता है दोस्तों अभी 2021 के पेपर में यूनिटी ऑफ कमांड पे क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा नहीं कि आप छोड़ के जाओगे, हायरार्की हर चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विस। तो इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विस, ये भी क्लियरली इंटीग्रिटी वाला ये टॉपिक था, ये दिया हुआ है। इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, ये डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट, जहाँ से भी जिस भी बुक से पढ़ो, लेकिन अपने नोट्स को बना लेना एक बारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 10 नंबर वाले क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट से, ठीक है। क्रिटिकली इवेल्युएट द पोजीशन एंड रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्रिटिकल तरीके से हमको इवेल्युएट करना है, ठीक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। इसका मतलब है क्रिटिकली इवेल्युएट करना है हमको द पोजीशन एंड रोल जो है चीफ मिनिस्टर का इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये चीज़ है दोस्तों, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन जो है भले से आपको किसी किताब में जो है ना आमतौर पे जो है मेरे हिसाब से जो है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों के जवाब जो है ये डीप तरीके की जो बुक्स होती है ना उनमें अच्छे लिखे हुए होते हैं। जो ये एम लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की बुक होगी, वहाँ पे ज़्यादा गहराई से आपको आंसर इस तरीके के क्वेश्चंस के मिल पाएंगे। बाकी तो दोस्तों ऊपर ऊपर से तो आप भी लिख ही सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3-4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन 7-8 नंबर तक भी लाने हैं तो अच्छा आंसर लिख करके आना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये जो है ना दोस्तों, ये इस तरीके का क्वेश्चन वैसे जब आप पढ़ोगे, अपनी पढ़ाई को थोड़ा गहराई से करोगे, तो लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की बुक में भी दे रखा है, क्योंकि वहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर चैप्टर है। और ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली बुक है उसमें भी चीफ मिनिस्टर का चैप्टर मिल जाएगा आपको। एन्यूमरेट द मेथड्स थ्रू विच पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एन्यूमरेट करना है यहाँ पे मेथड्स थ्रू विच पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज कंट्रोल होती है ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पार्लियामेंट के तो ये 0R जिस तरीके का सिस्टम था, ठीक है, और भी कई तरीके के मेथड होते हैं। ये पार्लियामेंट नाम से चैप्टर है, अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। पार्लियामेंट पूरे चैप्टर दिया हुआ है, उस चैप्टर में बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मैकेनिज्म होता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जैसे 0R होता है वैसे ही और भी तरीके के सिस्टम होते हैं, ठीक है। अभी मेरे को बिल्कुल क्लियर टर्म्स ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ, लक्ष्मीकांत की बुक खोल के पार्लियामेंट चैप्टर खोल लेना, ठीक है, उसमें मेजर्स पता दिए जाएंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के जो है कौन कौन से मेजर्स होते हैं, ठीक है। कई बार उनको बहुमत भी सिद्ध करना पड़ता है पार्टीज को, ठीक है, ये सब भी इसी में आते हैं। अभी नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गिव सूटेबल एग्जाम्पल। देखो हर साल इस तरीके का क्वेश्चन आता ही है, डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस समथिंग, तो डिस्टिंग्विश करना था यहाँ पे भी रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन को और डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन को। अब ऐसे क्वेश्चन के जो जवाब है ना दोस्तों, क्या होता है कि आप कुछ भी लिख करके नहीं आ सकते हो, आपको जो है काफ़ी गहराई से आंसर बिल्कुल पूरा क्लियर कट लिखना होता है। और ये जो बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती है, वो काफ़ी अच्छी मदद कर देती है आपकी इस तरीके के क्वेश्चनों के जवाब देने में, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, आगे तो यूनिट 3 आ गई है दोस्तों, उसको हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में देखेंगे यूनिट 3 के बारे में। अब यहाँ पे देखोगे तो व्हाट इज
डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। ये देखो दोस्तों 2013 का पेपर है। 2013 के पेपर में हुआ क्या था, उस टाइम पे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम से ये सब्जेक्ट तो था, लेकिन जो है ये यूनिट 3 का पार्ट था। ठीक है, ये यूनिट 3 का पार्ट था। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जब 2013 के पेपर का सिलेबस थोड़ा अलग था, 2016 में जो है पूरी तरह से सिलेबस चेंज हुआ था, और 2018 में भी 2016 का ही सिलेबस फॉलो किया गया था। बस मैथ्स वैथ्स वाला सेक्शन जो था उसको हटा दिया गया था 2018 से ही। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखो दोस्तों, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और ये जो है ये बिल्कुल सिलेबस बेस्ड है, और ये डेलीगेशन वाला जब आप चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा डेलीगेशन का पहली बात तो मतलब क्या होता है, और दूसरा बात ये है कि ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन से कैसे डिफरेंट होता है ये। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि हो सकता है पेपर में आपसे जो है डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन पूछ ले 2 मार्क्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इनको डिस्टिंग्विश करना है, मतलब इसका में अंतर करना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो ये यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक दिया हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी, और आप इसको भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ के जाए। और इसके अलावा जो पूछा गया है वो ये है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। CSR रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि भाई हर कंपनी अपनी अपनी तरफ से जो है ना कुछ ऐसे प्रोविज़न बना रखे हैं सरकार ने कि हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का 2% जो है CSR रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है खर्च करने होंगे, और उसको भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपनी तरफ से बतानी पड़ेगी सरकार को, इसलिए बोलते हैं उसको CSR फंडिंग। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वेदांता ग्रुप जो है, वेदांता नाम से एक कंपनी है, बहुत बड़ी है, इंडिया की माइंस वाइंस की कंपनी है वेदांता। ठीक है, तो ये जो है अपना ई शिक्षा नाम से पोर्टल चलाती है। अगर आप ई शिक्षा नाम से पोर्टल चलाती है, यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करोगे तो इसमें 6 to 10th क्लास के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाया जाता है। 12th क्लास के बच्चों में को पूरी NCERT की बुक्स अच्छे से फ्री में पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया गया है इसके द्वारा, तो वो CSR रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है ये इसका। अब देखो इसके बाद 2013 के इस पेपर में और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, स्पान ऑफ कंट्रोल को एक्सप्लेन करो। ये सब हम पहले भी देख चुके हैं, डिफाइन इम्पार्शियलिटी। ठीक है, और व्हाट इज़ द इट्स बेसिक इंग्रेडिएंट। तो ये जो है दोस्तों, अब आप देख रहे होगे इम्पार्शियलिटी वाला जो सेक्शन था जिसकी मैं बात कर रहा था, ये इम्पार्शियलिटी यहाँ पे दिख रहा है आपको, इंटीग्रिटी के पास में इम्पार्शियलिटी। तो ये जो इम्पार्शियलिटी है इसका मतलब, इसके टाइप्स, ये कैसे होता है, आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। मतलब टॉपिक एक बार सिलेबस में अगर कोई टॉपिक आ गया तो ढंग से क्लियर होना चाहिए। व्हाट आर इट्स बेसिक इंग्रेडिएंट, तो आपको ढंग से डिटेल में क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 मार्क्स के लिए ही प्रिपेयर करके जाओ, आप 5 मार्क्स के लिए तो कम से कम प्रिपेयर करके जाओ कि आप अच्छे से लिख सको उसको। इन योर व्यू व्हाट शुड बी द की मॉरल वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई मॉरल वैल्यूज़ क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये जब आप पढ़ोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर को अच्छे से तो ये सब पता चल जाएंगे आपको। मॉरल वैल्यू, बेसिक कॉजेज ऑफ करप्शन इन गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये उस वक्त पे करप्शन के ऊपर क्वेश्चन आया था। हालांकि अब बेसिक कॉजेज है, आप आमतौर पे भी बता सकते हो बेसिक कॉजेज क्या होते हैं करप्शन के गवर्नमेंट एजेंसीज में, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको जो है जो बुकिश लैंग्वेज होती है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो जो लिखा होता है ना वहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर देखें दोस्तों तो क्वेश्चन आया है व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट हो जाए दोस्तों। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, इसके एग्जांपल्स भी रेडी होने चाहिए आपके पास, और ये तभी होगा जब आप अपने नोट्स अच्छे से क्लियर बनाओगे। कंपेयर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो दोस्तों ये जो है ये सब चीज़ें जो है आपको, ये सब जितना भी अब तक मैंने बताया है ये सब चीज़ें आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर मैं एक्चुअली अगर ये कहूँगा कि आप सिर्फ मेरे ही नोट्स से ख़रीद लो तो फिर वो बायसनेस हो जाएगी। ठीक है, आप अपनी तरफ से एनालिसिस कर लो, आप अपनी तरफ से देख लो,
अगर आपको नहीं समझ पड़ता है तो मेरे नोट्स जो है एक अच्छा डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको सब चीज़ों के सॉल्यूशन मिल जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने खुद ने तैयारी की हुई है, मैं इस बात पे चला हूँ, तो मेरे को पता है कि इसमें जो है कहाँ कहाँ पे मेरे को तकलीफ आई थी। ठीक है, तो कंपेयर कर सकते हो आप थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, ये सब चीज़ें मेरे को पता है। मेरे को खोजने में, तैयारी करने में जो है कई कई किताबों की ज़रूरत पड़ी थी, इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ी थी, वेबसाइट्स का भी यूज़ किया था, यूट्यूब पे अगर कोई चैनल्स अवेलेबल थे जहाँ पे ऐसे फ्री कंटेंट मिल पा रहा था तो उनका भी यूज़ मैंने किया था। बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। ठीक है, सो विच इज़ मोर रिलेवेंट टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब आप कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक उठाओगे तो ये थ्योरी आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, लीडरशिप इज अ फंक्शन ऑफ लीडर, फॉलोअर्स एंड सिचुएशन कमेंट। तो यहाँ पे लीडरशिप की बात हो रही है, लीडरशिप इज अ फंक्शन ऑफ लीडर एंड फॉलोअर्स एंड सिचुएशन। तो ये भी जो है दोस्तों काफ़ी काम की चीज़ है ये। मतलब एक ऐसे ही डायरेक्ट एक कहीं से कोई पॉइंट उठाया और उसके ऊपर कमेंट करने को बोला गया है, और ये है कि लीडरशिप इज़ अ फंक्शन ऑफ लीडर, फॉलोअर्स एंड सिचुएशन। तो ये अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है ये चीज़, ये आपको कहीं किसी किताब में मिल जाएगी। अगर मैं ऐसा कहूँ तो ऐसा तो संभव नहीं होगा, नहीं किसी कोचिंग के नोट्स में मिलेगी, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि भाई गिव 3 सजेशंस टू मेक सिविल सर्वेंट्स मोर कंपेशनेट टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो अब आपको खुद को 3 सजेशन देनी है, अगर आप अच्छी सजेशन देंगे तो आपको आंसर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या मैं बुकिश लैंग्वेज के बारे में बोलूँ तो वो ठीक नहीं होगा, ये एक एथिकल टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्तों। जब मैं IAS एस्पिरेंट की तरह तैयारी कर रहा था तो वहाँ पे एथिक्स सब्जेक्ट था, अभी आपकी इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है। तो दोस्तों एक सिविल सर्वेंट के अंदर कंपैशन होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, इन सब से रिलेटेड ही चीज़ें आपको बतानी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए होती हैं। तो आप जितना बेहतर से लिख करके आओगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे। एथिक्स इज़ अ फिनोमिनन विद डाइवर्जेंट डायमेंशंस, कमेंट करो। तो यहाँ पे एथिक्स क्या है, एक फिनोमिना है विद डाइवर्जेंट डायमेंशंस। अब ये चीज़ है, अब आपको एक्सप्लेन करनी होगी इस तरीके के क्वेश्चन। और इफ़ यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर, तो दोस्तों ये एथिक्स वाले क्वेश्चन भी मिक्स थे इस वाले पेपर में, ऐसा लग रहा है मेरे को। और ये जो है दोस्तों हमने एथिक्स वाले सेक्शन में ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। ठीक है, जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये ज़्यादातर चीज़ें तो आपकी वहीं कवर अप हो गई थी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 20 मार्क्स का आता था उस वक्त पे, क्योंकि हम 2013 के पेपर की बात कर रहे हैं। उस वक्त पे 20 अंक का मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। तो ये जो है एक ही क्वेश्चन होता था और आपको आंसर लिखना होता था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, ये एक आसान क्वेश्चन था। एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन फॉर इफेक्टिव एंड सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो। ठीक है, ये भी आपको इसी पूरे सिलेबस में मिल ही गया है ये भी चीज़ आपको। और एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड एग्जामिन करो इट्स यूटिलिटी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में और गिव एग्जाम्पल। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और आपको जो है इस तरह से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। 10 मार्क्स से ज़्यादा का तो आएगा नहीं, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले 2013 में अलग पैटर्न था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब तक में तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों ये सब जब पूरी सीरीज़ कंप्लीट होगी उसके बाद में मैं इसकी जो है आपको PDF से प्रोवाइड कर दूंगा। इस पर हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही आप इसको जाके ज़रूर ज्वाइन कर लो, चाहे RS हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम चैनल हो और कॉम्पिटिटर्स अकेडमी चैनल हो। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जो है अपनी नोट्स प्रिपरेशन पर फोकस करो, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो और उनको बार बार रिवाइज करो। और जब अच्छा रिवीजन होगा तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे पेपर में। ठीक है, तो अपनी तैयारी को जो है प्रॉपरली करो। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, ये सीरीज़ पूरी हेल्पफुल होगी। तो अगर आप दोस्तों वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।